Good morning students. Next question is 4 from exercise 8.2. A ladder 45 feet tall when set against a wall of a house. ठीक है, लैडर हमेशा कैसी रखते हैं हम, थोड़ी सी स्लांट रखते हैं, तिरछी. ठीक है, जैसे ये आपके पास किसी घर की दीवार है. ठीक है, और हम लैडर कैसे रखते हैं, हमेशा इस तरीके से रखते हैं चढ़ने के लिए, क्योंकि लैडर सीधी नहीं रख सकते आप कभी भी, तो हम हमेशा लैडर को ऐसे रखते हैं. लैडर की उसमें लेंथ बताइए कि 45 फीट की है लैडर ये. और जो आपके हाउस की वॉल है जस्ट रीच द विंडो एट द हाइट ऑफ 27 फीट. यहाँ पर 27 फीट पर एक विंडो है जहाँ पर आपने लैडर रखी, तो वो ज़मीन से 27 फीट पर ऊंचाई पर है. ये हमारी वॉल की लेंथ दे दी, इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर विंडो है कि ये मैंने विंडो बना दी. जैसे ये विंडो है, यहाँ तक हमने लैडर रख दी. हाउ फार इज़ द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. आपको ये बताना है वॉल से जो लैडर का एंड है ये कितनी डिस्टेंस पर है. ये वॉल है, वॉल हमेशा स्ट्रेट होती है. इसका मतलब क्या हो गया, जब वॉल ज़मीन पर खड़ी हुई होती है, दीवार ज़मीन से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये बनाती है हमेशा 90 डिग्री का एंगल. आपके घर में भी वॉल है, दीवार है, तो वो ज़मीन से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी होती है. जब वो सीधी खड़ी होती है ज़मीन पर तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ज़मीन से. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ से इस लैडर के एंड तक कितनी डिस्टेंस है, यानी कितनी दूरी पर है लैडर दीवार से. तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, x. जब आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल बन गया तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसके अपोजिट में क्या हो गया आपके लिए, ये हाइपोटेनियस हो गया. ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में ही हाइपोटेनियस होता है और कहीं नहीं होता. इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस. तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें हम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब यहाँ पर मैंने पहले से ही सब कुछ लिख रखा है तो आपको समझ आ जाएगा. हाइपोटेनियस क्या हो गया, 45 स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, 27 स्क्वायर हो गया, और ये हमें बेस बताना है, और बेस क्या था, x. तो ये हो गया x स्क्वायर. ओके, 45 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 25 2025. 27 का हम करके देखते हैं. 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 इंटू 27, 7 इंटू 7 49, और 7 टू ज़ा 14 और 4 18, 2 7 ज़ा 14, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5 9 2 7. यहाँ पर ये आपके पास आ गया 729 प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. तो 2025 माइनस किया, प्लस का था, इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया. 729 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. माइनस करो, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 2 9, 10 माइनस 9 माइनस 7 2, और यहाँ रह गया 1. 1296 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब हमें 1296 के ऐसे फैक्टर करके लाने हैं जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, सेम नंबर के, क्योंकि x की पावर 2 है तो यहाँ पर भी आपको सेम नंबर लाना होगा. तो हम कैसे लेकर आते हैं उसको यहाँ बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, 1296 के हम फैक्टर करते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. अब हमने 3 से किया, 3 कितना हुआ यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3. ओके,
तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि हम ऐसा क्या नंबर बना सकते हैं जो हमें इक्वल मिले। तो जब हमारे पास पावर 2 होती है तो हम 2 का पेयर कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। हमने इसका एक पेयर बनाया, एक बार 2 लिखा। हमने इसका भी पेयर बनाया, 1 टाइम 2 लिखा इसको। यहाँ भी पेयर बनाया, 3 लिखा। यहाँ पेयर बनाया हमने, ये भी 3 लिखा। ठीक है, अब आप देखो इन सब का मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सारे नंबर काउंट कर लिए। अब 36 का स्क्वायर करके देखो, 36 इंटू 36 क्या नंबर आता है। 6 6 ज़ा 36, 6 3 ज़ा 18 और 2 21, और फिर 3 से किया, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 6 9 2 1। वाओ, यानी आपके पास 1296 आ गया। 1296 कब आया, जब हमने 36 इंटू 36 किया, यानी इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको रफ करते हैं। ओके, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको इस तरीके से घुमा दिया, 36 स्क्वायर। तो पावर सेम है, बेस का कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 36। और x को हमने क्या लिया था, ये क्या बेस। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 36 फीट। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं बेस क्या हो गया, बेस ऑफ द वॉल, या पूरी आपको लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिख सकते हो 36 फीट। 36 फीट इज द lower end of the ladder from the base of the ladder from the base of the wall। कि 36 फीट की डिस्टेंस पर है लैडर का एंड किससे, वॉल्स के। ये सब आप नोट करिएगा, जिससे कभी हम रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये कैलकुलेशन की किस तरीके से थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर AC एंड BD वैल्यू गिवन है। A से C तक की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर और B से D तक की डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। O इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यानी अगर आपके पास AC कितनी है 50 सेंटीमीटर, O मिड पॉइंट है, तो यहाँ से A से लेकर के O की जो डिस्टेंस है वो आपके पास इसकी हाफ हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और O से लेकर के C की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर, क्योंकि O मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, O मिड पॉइंट अगर AC का है तो O मिड पॉइंट BD का भी होगा। उसने इसी तरीके से कहा है O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD कहा है। AC परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसका मतलब आपके पास BD पर अगर AC इस तरीके से परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है इस तरीके से, तो आपके पास ये साइन मिलेगा, यानी सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और उसने आपसे क्या कहा है, O मिड पॉइंट है दोनों का। तो अगर B से D का मेजरमेंट पूरा 120 है तो 120 का हाफ क्या होगा आपके पास में, 60। तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना होगा, 60, और यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन में। O is the midpoint of AC and BD। AC और BD का मिड पॉइंट है O, तो आप यहाँ लिख सकते हो OA इज इक्वल टू OC, दोनों इक्वल होंगे। OA इज इक्वल टू OC कैसे होगा, ये पूरी लाइन AC में 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आपको वैल्यू मिलेगी। और AC की पूरी वैल्यू क्या है आपके पास, 50।
50 में 2 से डिवाइड किया तो ये मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर। यानी O से A का मेज़रमेंट और O से C का मेज़रमेंट 25 सेंटीमीटर मिल गया। सेम इसी तरीके से BD में करेंगे। OD और OB इक्वल होगा, OB और OD इक्वल होगा। कैसे? अगर हम BD में डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इक्वल पार्ट में कैसे होगा? जब आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ BD में डिवाइड किया 2 से। 120/2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था इसलिए बाद में लिख दिया मैंने। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री का है। दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या सेम नहीं है आपके पास ट्राइंगल की शेप? ये भी 90, ये 25, ये 60। अगर इसको थोड़ा सा घुमा दो आप तो ये 60, ये 25, यानी सेम ही मिल रहा है। तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है। AOD ट्राइंगल किसके इक्वल है? DOC के। दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं आपस में, दोनों की वैल्यू भी सेम है। इट मीन्स ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू ट्राइंगल DOC के। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ये AOB है। AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, इक्वल है। और इन दोनों में क्या है? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC में एंगल C 90 डिग्री का है। जब आपके पास कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो किसी भी ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। उसमें क्या लगाएंगे हम? फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम। ये अब इसको मैं सेपरेट बना देती हूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ हौच पौच लग रहा है तो हम यहाँ सेपरेट बना के देखते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और ये हो गया आपके पास 25 और ये हो गया आपके पास में 60। ठीक है, जब ये 90 है इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, तो अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। इन ट्राइंगल AOB एंगल O इज इक्वल, यहाँ पर भी सॉरी बाई मिस्टेक लिखा है, CO है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो हम यहीं पर कर लेते हैं इसको। किस तरीके से? हम यहीं पर कर लेते हैं इसको। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो इसके अपोजिट में ये हाइपोटेनियस हो गया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे इसमें? जब हमने ये लिख दिया हाइपोटेनियस तो हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में? 25 का स्क्वायर और बेस क्या है? 60 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 मीन्स 625 और 60 का स्क्वायर 3600। प्लस करें इसका 5 2 2 4, ये आ गया हाइपोटेनियस स्क्वायर। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो हम साइड में इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं इसको पहले 5 से करूँगी क्योंकि 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा होगा। 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 3, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45। ओके, और ये नंबर ओनली 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। एक पेयर ये हो गया यानी हमने लिख दिया 5, एक पेयर ये हो गया यानी हमने लिख दिया 13। तो 13 इंटू 5 किया तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 65। यानी हाइपोटेनियस को आप क्या लिख सकते हो? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। जब आप 65 इंटू 65 करोगे तो यही नंबर मिलेगा। बेस सेम, सॉरी पावर अलग अलग है, बेस का कंपेयर किया तो हाइपोटेनियस क्या हो गया? 65 सेंटीमीटर।
इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें एंगल ये 90 है, यहाँ पर ये बेस 60 है, परपेंडिकुलर 25 है, तब भी तो सेम ही सिचुएशन आ रही है, परपेंडिकुलर 25 बेस 60, कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगी वैल्यू, सेम, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो एक ही बार रहने देते हैं इसको। लास्ट में उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। आर दे इक्वल, क्या इक्वल है ये, यस दे आर इक्वल। ए बी आप इसको यहाँ बता सकते हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल। अगर वो फिगर आप सेपरेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सब कुछ इसी में क्लियर है तो आप इसमें भी कर सकते हो। ओके, और ये आप फिर कर साइड में नोट करना, जिससे ध्यान रहे कि हमने फैक्टर्स किस तरीके से किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, अ ट्री ब्रोक बाय अ विंड स्टॉर्म, however it did not break into two pieces but bent so that the top of the tree touches the ground 3 meter away from the foot of the tree। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके लिए कि ये एक पूरा ट्री दिया हुआ है आपको, ये पूरा ट्री है जिसको हमने ए बी लिख दिया, मैंने पूरा ट्री है, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको नोट कर देती हूँ, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ए बी लिया है इसको हमने। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री को क्या लिया है हमने, ए बी। अभी कुछ नहीं हुआ, किसी भी आंधी से नहीं कुछ हुआ इसमें, ये सीधा खड़ा हुआ है पेड़, और एक आंधी आती है जो इस पेड़ को नीचे की तरफ गिरा देती है, मतलब वो टूटता नहीं है, बेंट हो जाता है, बेंट मुड़ जाता है, टूटा नहीं है। यहाँ से कहीं से, उसने ये भी नहीं कहा बीच में से या कहाँ से, पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक हवा आती है, आंधी आती है जोर से, जो इस ट्री को कहीं से बेंट करके मोड़ देती है। मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से ट्री नीचे की तरफ, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से गिर जाता है, ये ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ झुक जाता है। इस पॉइंट को लिया मैंने सी, यानी इस एक ट्री है ए बी जिसमें एक पॉइंट सी लिया, उस पॉइंट से ये वाला पार्ट झुक करके नीचे आ गया। ठीक है, ये ए सी पार्ट नीचे आ गया, और ये अब उसने क्या कहा है, ग्राउंड द 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, यानी वो इतना झुकता है कि इस ट्री का जो ये टॉप है वो ज़मीन को छूता है, और ज़मीन से इस पेड़ की जो यहाँ पर है इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो उसने कहा है 3 मीटर है। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, ये जो पार्ट है आपका वो ये है, यहाँ मैंने लिया पॉइंट डी, तो सी डी इज इक्वल टू ए सी के होगा। क्यों? क्योंकि यही पार्ट झुक करके नीचे आ गया। अगर मैं इसको इस तरीके से रिमूव कर दूं तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बट हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको क्लियर शो नहीं होगा। मैं इसको इमेजिनरी में कर दे रही हूँ आप, ठीक है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू सी डी के होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, यही पार्ट टूट करके नीचे गिरा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, द पॉइंट वेयर द ट्री ब्रोक वाज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ज़मीन पर ट्री, और जिस पार्ट से बेंट होकर के नीचे गिरा है उस पॉइंट से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 4 मीटर की। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक, टूटने से पहले यानी बेंट होने से पहले ट्री की पूरी हाइट क्या थी। तो सबसे पहले तो हम 4 मीटर तो हमें पता है, हमें क्या बताना है,
अगर AC हमने कैलकुलेट कर दिया तो पूरी हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहीं से तो ब्रेक हुआ है पूरी हाइट के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब पेड़ कभी ज़मीन पर खड़ा हुआ होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल। कोई भी चीज़ अगर ज़मीन पर स्ट्रेट खड़ी है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब जब 90 डिग्री आपके सामने आ गया तो ये आपके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। ये क्या हो गया आपके लिए, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे लिए, बेस। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कैसे, इन ट्राइंगल BCD के, या CBD, जिसमें एंगल B कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में, CD, तो हम इसको CD लिख देते हैं। CD स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, 4 स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, 3 स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 इंटू 3 9, यानी आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, CD स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक नंबर का कोई स्क्वायर लिखना है तो 5 स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पावर सेम है, कंपेयर कर दो तो CD की वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। अगर CD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो आपके पास AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यही पार्ट तो टूट के गिरा था नीचे। टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे पूरा मेज़रमेंट करना होगा तो क्या आएगा, AC प्लस CD। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे लेंथ ऑफ द ट्री, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, अब A से C की कितनी है मेज़रमेंट आपके पास में, अभी लिखा है हमने 5 सेंटीमीटर, और B से C का पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो CD था अगर आप इसको टूटे हुए पार्ट को वापस से खड़ा करोगे तो वो AC ही हो जाएगा ये। तो आपके पास पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की 2 पार्ट में है, एक ये पार्ट जहाँ से मुड़ा था और एक जो ज़मीन पर पहले से ही खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आंसर, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ सब मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया और ये सारा मीटर में है, तो अब इसको करेक्ट कर लो, ये सब मीटर में कर दो। ठीक है, ये सब आपके पास किस में है, मीटर में है सब टोटल। ओके।